और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, जो दिन भर आप टेलीविजन पर देख रहे थे, हम वो नहीं दिखाएंगे आपको, हम उस पर दूसरी चीजें बताने जा रहे हैं। हिजाब पर अब सब बेनकाब हो गए हैं। आखिर इसके पीछे, इस विवाद के पीछे मकसद क्या है? इस विवाद को हवा कौन दे रहा? जरा देखिए, देश के एक राज्य के एक शहर में इतना बड़ा प्रदर्शन, जहां तक नजर जाएगी हिजाब में आपको औरतें, महिलाएं, लड़कियां नजर आएंगी। क्या करने की तैयारी है, आप अंदाजा लगाइए। देश को कैसे बांटने की तैयारी हो रही है, देखिए जरा। यह सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ मालेगांव में, एम्बियंस के साथ दिखाऊं। उडुपी में बाकायदा फोर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा और फ्लैग मार्च निकाला गया कि हालात काबू में रहे। एम्बियंस के साथ अगर मैं दिखाऊं, यह सड़कों पर पुलिस को क्यों निकलना पड़ रहा? सिर्फ इसलिए कि हिजाब को लेकर जो देश में बवाल है वो कहीं उग्र ना हो जाए, वो कहीं स्थिति खराब ना हो जाए, हालात बिगड़ ना जाए, इसलिए पुलिस को मार्च करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बताऊं, अब तक नेता भिड़े हुए थे, अब तक नेता आमने सामने थे, लेकिन अब अभिनेता भिड़ पड़े हिजाब पर। सोचिए जरा, वो अभिनेता जो बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, वो आज कह रहे हैं कि हिजाब पहनना गलत नहीं है, स्कूलों में हिजाब होना चाहिए। कंगना रनौत, शबाना आजमी आमने सामने। आखिर क्यों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भिड़ गई है हिजाब पर और एक दूसरे से क्या कह रही है? जरा ये देखिए, हिजाब पर एक दूसरे को क्या राय रख रही है। सबसे पहले देखिए, कंगना रनौत ने लिखा, अगर हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन कर दिखाओ। कंगना रनौत ने लिखा, आजाद रहना है सीखो, ना कि पिंजड़े में कैद रहना सीखो। कंगना के इस वार पर शबाना आजमी लिख रही हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करें। अफगानिस्तान एक धार्मिक राज्य है और जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। शबाना आजमी ये कहकर हिजाब को कॉलेज में पहनने पर कम से कम सहमति जता रही है, इशारों में ही सही। हेमा मालिनी लिख रही हैं, स्कूल शिक्षा के लिए है, वहां पर धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्कूल ड्रेस के अलावा कुछ और पहनना चाहती हैं तो स्कूल से बाहर जाकर पहन सकती हैं, यह जायज बात है। जावेद अख्तर लिख रहे हैं, मैं कभी भी हिजाब या बुर्के का समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन गुंडों की भीड़, क्या यही मर्दानगी का विचार है? पूजा भट्ट ने लिखा, हमें इस अंधेरे समय में न्याय के लिए लड़ना चाहिए, भारत को सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। इस पर जवाब मिला, हिजाब बैन होना चाहिए। सोनम कपूर ने लिखा, सिख युवक, अब देखिए तर्क के नाम पर कुतर्क गढ़े जाने लगे। सोनम कपूर लिख रही है, सिख युवक पगड़ी पहन सकते हैं तो मुस्लिम महिला हिजाब क्यों नहीं? ये भूल रही है कि कॉलेज में हिजाब की बात हो रही है। इस पर अशोक पंडित ने जवाब दिया, सिख पगड़ी कपड़े का टुकड़ा नहीं है। सिखों की जो पगड़ी है वो कपड़े का टुकड़ा नहीं है जिसे सुविधा के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में सिखों को पगड़ी के साथ देखा जाएगा, वो पगड़ी पहनते हैं, ये कोई फिल्म की पोशाक नहीं है। अशोक पंडित ने यह लिखा है। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब विवाद हिजाब पर हो तो कोई भी कब लपेटे में आ जाए कोई नहीं जानता। इरफान पठान ने एक तस्वीर शेयर की अपने परिवार के साथ, जिसमें उनके बेटे, पत्नी नजर आ रही है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने बेटे के लिए शेयर की थी, पहली बार तस्वीर शेयर कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, लेकिन यह तस्वीर उन्हें सोशल मीडिया पर डालना महंगी पड़ गई, जिसमें उनकी पत्नी ने हिजाब पहन रखा है। ट्रोलर्स अब इरफान पठान को भी ट्रोल करने लगे। क्या लिख रहे हैं वो देखिए जरा सोशल मीडिया पर। इरफान पठान को भी नहीं यकीन होगा कि वो भी इस हिजाब की लड़ाई में लपेटे में आ जाएंगे। राजीव लिख रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब विवाद की वजह से तस्वीर शेयर की है, इस समय इस तरह की फोटो शेयर नहीं करनी चाहिए। राकेश लिख रहे हैं, आप खिलाड़ी काफी अच्छे थे लेकिन सोच रूढ़िवादी है। इरफान भाई, रमेश लिख रहा है, इरफान भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, गलत चीजों का समर्थन ना करें। यानी लोगों ने इरफान की निजी तस्वीर को भी हिजाब का समर्थन मान लिया है, इसलिए उनका विरोध भी करने लगे। मनोज लिख रहे हैं, बुर्का पहनो, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन स्कूल में बुर्का पहन के जाना गलत है। गौरव लिख रहे हैं, पैसे होने से सोच नहीं बदलती, यानी इरफान खुद टारगेट पर आ गए। साधना लिख रही, किसी भी धर्म को कुछ पहनने के लिए मजबूर करना गलत है, हमें समय के साथ अपने को विकसित करना चाहिए। साधना ने लिखा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन यह विवाद यहां खत्म होने वाला नहीं है, ये और बढ़ता जा रहा है, ये शहर दर शहर पहुंच रहा है, ये प्रयागराज तक पहुंच चुका है। देखिए जरा, प्रयागराज में ये हिजाब में लड़कियां सड़कों पर उतरी, नारे लगा रही हैं। एम्बियंस के साथ अगर मैं सुनाऊं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही हैं प्रयागराज में। सुनिए जरा, फुल स्क्रीन जरा देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर रही है।
तो सिर्फ प्रयागराज नहीं, राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में छात्रा हिजाब पहनकर चली गई स्कूल में। देखिए ये घटनाएं बढ़ गई हैं स्कूल में। इसको एम्बियंस जरा सुनाओ। स्कूल में मना किया गया तो हंगामा कर दिया छात्राओं ने। सुनिए जरा, फुल स्क्रीन जरा देखिए। हिजाब पर बवाल हो गया। निजी स्कूल ने जब मना किया हिजाब पहनने पर तो छात्राओं ने स्कूल में बवाल काट दिया। और इतना ही नहीं, यहां सियासत भी अब इसको हवा दे रही है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अलीगढ़ की। ये अलीगढ़ की तस्वीर देखिए जरा, एम्बियंस अगर सुनाऊं। अलीगढ़ में भी हिजाब पहनकर लड़कियों ने नारेबाजी की है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस विवाद को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। ये देखिए अलीगढ़ में भी प्रोटेस्ट होने लगा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी उस हिजाब गर्ल से मिलने पहुंच गए जिसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस नेता और विधायक अगर मिलने जा रहे हैं तो यह बहुत कुछ कहता है। क्या कांग्रेस हवा दे रही है इसे? वजह बेहद साफ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, शायद इसी बहाने कुछ वोट मिल जाए। हिजाब को लेकर कांग्रेस की सियासत जारी है और लगातार दूसरे दिन आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कांग्रेस। कांग्रेस के नेता बी श्रीनिवास ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सोचिए, इस कॉलेज के हिजाब को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। कल आपको याद था होगा कपिल सिब्बल ने भी पैरवी की थी एक मामले में, 9 जजों की बेंच से सुनवाई की मांग की थी। हिजाब विवाद पर राहुल और प्रियंका भी ट्वीट कर चुके हैं। हिजाब या बिकनी पहनना महिलाओं का अधिकार है, प्रियंका यहां तक कह चुकी हैं। हिजाब गर्ल से मिले कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मायावती, यानी यूपी चुनाव से इसका सीधा संबंध है। देखिए कैसे पॉलिटिकल लीडर्स इस पर ट्वीट कर रहे हैं। मायावती लिख रही हैं, नजदीक से जरा दिखाऊं, मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अति संवेदनशील है, इसकी आड़ में राजनीति और हिंसा अनुचित है। कर्नाटक में इस मुद्दे को तूल देकर सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और सद्भावना को आघात पहुंचाया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इसका समय पर संज्ञान ले तो बेहतर होगा, यह मायावती ने लिखा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ से रिपब्लिक भारत ने पूछा क्या हिजाब से यूपी की सियासत का ताल्लुक है, तो योगी ने साफ साफ कहा यह देश संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून से नहीं। सुनिए सर। योगी जी, यूपी चुनाव में जिस तरह से हिजाब के मुद्दे की एंट्री हो गई है, योगी जी आपको लग रहा है कुछ लोग इसे अपने सियासी फायदे के लिए बना रहे हैं? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है, हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें। व्यक्ति, देश का संविधान हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार भी देता है, तो कर्तव्यों के प्रति भी आगाह भी करता है। इसलिए हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप। तो सोचिए अब आप कि कांग्रेस चाहती है कि हिजाब के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करें, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता वो भी हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी की तस्वीर, जिनसे गले मिल रहे हैं राहुल गांधी हैं सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ इसी को पंजाब में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हिजाब की बात उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और सुनील जाखड़ दस्तार की बात करके उसको सीधे पंजाब चुनाव के लिए जोड़ रहे हैं। देखिए जरा सुनील जाखड़ क्या लिख रहे हैं। पंजाब चुनाव में हिजाब मुद्दे की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने लिखा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। सुनील जाखड़ लिख रहे हैं, आज हिजाब पर सवाल उठ रहे हैं, कल सिखों की पगड़ी पर सवाल उठ सकता है। सोचिए, इसे सीधे पगड़ी से जोड़ दिया है। 14 फरवरी को पंजाब आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं। मोदी को पूरे विवाद पर जवाब देना होगा। 14 फरवरी को जालंधर में प्रधानमंत्री की रैली है। एसजीपीसी अकाल तख्त की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अब आप समझ सकते हैं कैसे इसे यूपी और पंजाब में इस्तेमाल करने की तैयारी है। लेकिन आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। इन सियासतदानों को सुनिए और सुनकर खुद आप तय करिए कि कौन क्या चाहता है। सुनिए जरा। आज कोई हिजाब लगा के जाएगा, ओबैसी कहते हैं,
मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला आने दीजिए, मगर हमारा मानना है कि इंटरिम जजमेंट फंडामेंटल राइट्स से महरूम करता है, फंडामेंटल राइट से महरूम करता है। कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। हमारा प्रेमबल, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म माने, कोई भी पहनावा हो, इसलिए जो भी इस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये जो हिजाब का हर्रर हंगामा है, इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कैंपेन चलाई। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पाखंडी प्रयासों से जो है वो भारत के जो समावेशी सोच है, जो संस्कृति है, उसको बदनाम करने की कोशिश की। कर्नाटका हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का स्वागत होना चाहिए। तब तक किसी को भी अपना धार्मिक ड्रेस कोड पहनने का अधिकार क्लासरूम के भीतर नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा झटका होगा शायद उस सियासी हिजाब ब्रिगेड के लिए। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ड्रेस कोड के बारे में, अभी वो तो इंटीरियम है, फिर वो जो आएगा देखा जाएगा। हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया और चुनावों के बाद वो खत्म हो जाता है और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं और आपको पता है कौन से दल वो उठाते हैं और किन के साथ कौन सी विदेशी ताकतें जुड़ती हैं। वो तो यही है कि जो चाहे पहने, जो चाहे जैसे चाहे आप ड्रेसअप हो, आप कितने कपड़े पहनना चाहें उतने पहने। जब संविधान हमको ये आजादी देता है तो फिर ये विवाद क्यों? तो यही सियासत नहीं रुकने वाली। कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कांग्रेस के नेता, मैं आपको दिखाऊं, श्रीनिवास सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, राहुल गांधी के करीबी, और कोर्ट से उन्होंने जाकर कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कोर्ट में आज क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा कांग्रेस की इस याचिका पर। आपके सामने कांग्रेस के जो नेता हैं उनके वकील ने कहा हाईकोर्ट के आदेश ने मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। परीक्षा में भी बेहद कम समय बचा है। यह मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। धर्म का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार है। किसी लड़की को शिक्षा से रोका नहीं जाए। मामले की तत्काल सुनवाई हो। सोमवार को सुनवाई के लिए याचिका को लिस्ट करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उचित समय पर हस्तक्षेप करेंगे। हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। सभी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। हम भी राज्य की स्थिति और हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर रख रहे हैं। हमें यह भी देखना है क्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पर रोक है, यह हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने कल कहा था स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे पर भी रोक जारी रहेगी। क्या कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है, यह सवाल किया था। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। 14 फरवरी को 2:30 बजे फिर इस मामले की सुनवाई होगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बड़ी बात यह है कि देश का संविधान क्या कहता है, क्योंकि अदालत की चौखट पर संविधान और कानून के नाम के जरिए ही सब कुछ तय होगा। तो देखिए जरा संविधान क्या कहता है। संविधान में एक है अनुच्छेद 25। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 25(1) कि किसी भी धर्म को मानने का हक है। अनुच्छेद 25(1) ये कहता है किसी भी धर्म का प्रचार करने का हक देता है वो। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता पर 2 अधिकार हैं। देखिए, पहला अधिकार यह है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता को लेकर, अंतःकरण मतलब आप किस धर्म को माने, किस धर्म को ना माने, इसका अधिकार आपको देता है यह अनुच्छेद। दूसरा अधिकार धर्म को निर्बाध तरीके से मानने का, यानी धर्म का पालन करें। लेकिन अब इसके आगे देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए राज्यों को भी अधिकार देता है। राज्यों को अधिकारों पर
अंकुश लगाने की शक्ति भी देता है। और कर्नाटक में राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कुछ ऐसे ही किया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि सवाल यह है, और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो हंगामा बरपा है उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं उन लड़कियों की जहां से हिजाब पर बवाल शुरू हुआ है। जिस कॉलेज से बवाल शुरू हुआ है उस कॉलेज में लड़कियां पहले हिजाब नहीं पहनती थी। उसी कॉलेज के एक फंक्शन की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। एक भी लड़की आपको इसमें हिजाब में नहीं नजर आएगी। दो तस्वीर लाइन से जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, एक भी लड़की उस कॉलेज की हिजाब में नहीं है। सवाल अब यह उठ रहा है कि अचानक हंगामा खड़ा करने के लिए सिर्फ लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। ये क्लास के अंदर की तस्वीरें हैं, ये पूरे जितने बच्चे स्कूल में हैं उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए यहां से वहां तक ये प्रेयर की तस्वीर है। एक भी बच्ची हिजाब में नहीं है। अचानक आखिर क्यों हिजाब पहनने लगे? स्कूल ने इसका खुलासा किया। स्कूल क्या कह रहा है देखिए जरा। स्कूल कह रहा है कि 17 साल से बैन था, किसी ने हिजाब नहीं पहना, अचानक हिजाब क्यों पहन लिया? देखिए 2014 से कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू है। 2004 से कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का बड़ा खुलासा यह है कि 2004 से किसी ने हिजाब नहीं पहना। 2004 से किसी ने हिजाब नहीं पहना। दिसंबर 2021 तक हिजाब नहीं पहना गया। सोचिए, लेकिन अचानक 17 साल से हिजाब पर कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि किसी ने पहना नहीं स्कूल में। कमेटी के खुलासे से सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं कमेटी के खुलासे से। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं हिजाब पर बवाल जिस स्कूल में हुआ है, जिस लड़की के जरिए हुआ है, जिस छात्रा के जरिए हुआ है, उसकी दोस्त को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। उसकी दोस्त सच बताएगी जो हिजाब पर विवाद हुआ है वो छात्रा कब से हिजाब पहन रही थी। सुनिए जरा हकीकत। Tell us what exactly happened. What triggered the students to protest against the restrictions on the college? Whether the students were wearing from first year PUC when they came to classes? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಹಾಗೆ 2-3 ದಿವಸ ಹಾಕಿದ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರುವಾಗ ಹಾಕೊಂಬನ್ನಿ, ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ವಿಷಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಷಯವನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವಿಷಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ 6 ಜನ ಏನೋ ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಪುನಃ 6 ಜನ ಅವರು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಬಡವರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಡವರೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸಹ ಆ ಥರ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ಭೇದ ಭಾವ ಎಂತ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತೆಂತ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು. तो अब आपको बताते हैं इन सब से अलग हिजाब और नकाब में फ़र्क क्या है। बहुत कम लोग हैं जो इस फ़र्क को समझते हैं। तो ये आपके सामने है। ये जो आप देख रहे हैं इसे हिजाब कहते हैं। स्कार्फ की तरह होता है, ये पूरे सर पर लपेटा जाता है इसे। इन छात्राओं ने मास्क लगा रखा है ऊपर से, गला भी इसमें कवर किया जाता है, चेहरा, आंखें, माथा खुले रहते हैं, इसे हिजाब कहते हैं। नकाब क्या है? शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकता है, चेहरा छुपाने का एक कपड़ा होता है। चेहरा इसमें बिल्कुल नजर नहीं आता है, पूरी तरह से ढका होता है। इसमें तो आंखें दिख रही तस्वीर में, वरना बहुत जगह आंखें भी ढकी जाती हैं, सिर्फ आंखें खुली रहती हैं। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं शरीर का पूरा हिस्सा, निचला हिस्सा कवर नहीं होता है, इसे नकाब कहते हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि अगर हर छात्र, हर छात्रा स्कूल में अपने धार्मिक पहनावे के साथ जाएगा तो क्या तस्वीर होगी? देखिए जरा, कुछ इस तरह की तस्वीर होगी कि हिजाब में बच्चे बैठे हैं, भगवे गमछे में बच्चे बैठे हैं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें देखिए। क्या यह तस्वीर होगी जब सभी अपने अपने धार्मिक पहनावे के साथ जाएंगे तो ऐसी तस्वीर होगी? क्या ऐसे स्कूल में आप बच्चों को भेजेंगे जो स्कूल का
धार्मिक और मजहबी पाठशाला ज्यादा लगें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि एक इसी तरह का मामला कुछ वक्त पहले कोर्ट में पहुंचा था। एयरफोर्स में आप दाढ़ी नहीं रख सकते, तो एक शख्स जिसने दाढ़ी रख रखी थी वो एयरफोर्स में था। अब सवाल ये, उसने कहा कि दाढ़ी तो सिख भी रखते हैं, लेकिन वो मुस्लिम शख्स था, उससे कहा गया आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जब कोर्ट में पहुंचा तो क्या हुआ, आइए अब आपको बताने जा रहा हूं। सवाल बुनियादी था और तर्क भी बुनियादी था। 2001 में एयरफोर्स सैनिक जो था उसने दाढ़ी रखी। मखतूम हुसैन नाम था सैनिक का, और कमांडिंग अफसर से इजाजत मांगी तो सीओ ने पहले उसे दाढ़ी की इजाजत दे दी। नियम के मुताबिक इजाजत वापस ले ली क्योंकि एयरफोर्स में इजाजत नहीं होती है। मखतूम ने भेदभाव का आरोप लगाया कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दाढ़ी काटने से उसने मना कर दिया कि मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में उसके बाद उसने अपील की। पुणे के कमांड में उसका तबादला कर दिया गया। नए सीओ ने भी उसे कहा कि आप दाढ़ी काटें, दाढ़ी नहीं रख सकते। यह मामला कोर्ट में चला। मखतूम को बाकायदा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मखतूम ने दाढ़ी हटाने से मना कर दिया कि वो दाढ़ी नहीं काटेगा। कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से हटा दिया गया। मखतूम हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ देखिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्विस में रहते दाढ़ी आप नहीं बढ़ा सकते हैं। 2008 में भी एक और मामला ऐसा ही सामने आया था और आफ्ताब अंसारी ने दाढ़ी की अनुमति मांगी थी। एयरफोर्स ज्वाइन करने के 4 साल बाद नियमों के मुताबिक इजाजत नहीं दी गई। उस दौरान भी अंसारी 40 दिन की छुट्टी पर चले गए थे। ड्यूटी पर दाढ़ी बढ़ाकर वापस लौटे थे और नियम न मानने पर हटा दिया गया था उन्हें। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है, क्या बड़ा युद्ध होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि पुतिन और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने है। क्या सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको बताऊं, बाइडेन ने अमरीकियों से कह दिया है जो यूक्रेन में रहते हैं कि वो यूक्रेन छोड़ दें। अमेरिका ने साफ साफ अपने नागरिकों को हिदायत दे दी है कि यूक्रेन छोड़कर चले जाएं। वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। और सिर्फ 48 घंटे में अमेरिका का कहना है पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं। तीसरी तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए जरा किस तरह से रूस युद्ध अभ्यास कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, आग उगलते गोले जो आप देख रहे हैं, रशिया ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ये वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। तीसरी तस्वीर, अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा, यूक्रेन भी ड्रिल कर रहा है। यानी दोनों मुल्क इस वक्त आमने सामने है। यूक्रेन की ड्रिल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, रशिया एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है, यानी हवाई हमले भी यूक्रेन पर हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्तर की तैयारी कर रहा है रूस, किस स्तर का युद्ध हो सकता है ये। अमेरिका ने क्या कहा है, आइए अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, अमेरिका ने साफ साफ कहा है अपने लोगों से, बाइडेन की सबसे बड़ी चेतावनी है। नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। रूस नेटो फोर्सेस में लगातार तनाव बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन में कभी भी युद्ध हो सकता है, यह कहना है अमेरिका का। यूएस विदेश विभाग का भी अलर्ट है और यूक्रेन पर कभी भी रूस हमला कर सकता है। 48 घंटे में अमेरिका का कहना है रूस 48 घंटे के अंदर, यानी सिर्फ 2 दिन में ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और हालात बिगड़े तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन से। आप अंदाजा लगाइए क्या आलम होगा। सैटेलाइट तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये सैटेलाइट तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मैक्सर की तस्वीर है, और देखिए ये सब रूस का डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रखी है। आसमान से ऊपर से ली गई तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और कि कहां पर यूक्रेन और रूस दरअसल कहां पर मौजूद है। ये जरा देख लीजिए किस जगह पर है ये दोनों मुल्क। ये यूक्रेन है और ये है रूस, दोनों लगे हुए हैं। इनके बीच विवाद क्या है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, अगर रूस तैयारी कर रहा है तो यूक्रेन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन की कैसे मिलिट्री तैयारी है ये देखिए। रूस ने यूक्रेन की तरफ से 3 तरफ से रूस ने यूक्रेन को घेरा है, 3 तरफ से। बेलारूस के साथ मिलकर यह घेराबंदी रूस ने की है। 1 लाख से ज्यादा
रूसी सैनिक तैनात कर दिए, 1 लाख से ज्यादा। 20 दिनों से किलेबंदी कर रहा है रूस और परमाणु बम वाली मिसाइल तैनात कर दी गई हैं। फाइटर जेट को सीमा पर तैनात कर दिया गया है। जेट हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और S-400 एयर डिफेंस भी तैनात कर दिया है। रशिया ने बेलारूस में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं सैनिक, जो मैंने आपको दिखाया 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने यह युद्ध अभ्यास किया और सीमा पर लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है। हालात यानी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यूक्रेन कैसे तैयारी कर रहा है, वो देखिए जरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यूक्रेन की तैयारी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से। यानी सोचिए जब युद्ध होगा और ये हथियार चलेंगे एक दूसरे के दरमियान तो क्या स्थिति पैदा होगी, कितने जान माल का नुकसान होगा। ये यूक्रेन की मिलिट्री तैयारी है। देखिए जरा, यूक्रेन और रशिया में लड़ाई होगी तो हालात कैसे होंगे, दुनिया इसे किस नजर से देखेगी। ब्रिटेन और अमेरिका मदद पर उतरे हैं, यानी ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नेटो भी यूक्रेन की मदद कर सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन भेजी है हथियारों की खेप। 8,500 अमेरिकी सैनिक इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। करीब 1,500 करोड़ की मदद भी भेजी है और जंग को लेकर अमेरिकी फौज पूरी तरह से अलर्ट है। ब्रिटेन ने अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें दे दी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी सौंपी गई है और युद्ध को लेकर अलर्ट पर हैं ब्रिटेन के सैनिक भी। यूक्रेन की फौज के साथ विदेशी यूनिट भी है। यूनिट में 27 देशों के लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं। लड़ाके रूस के दुश्मन देशों के नागरिक हैं। आइए मैं आपको, बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।